हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी ऑनसाइट। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के हर एक स्टेजेस का, हर एक प्रोसेस का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर बहुत सारे एग्जाम्स होता है एंड उसमें से ही एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ, दैट इज MTS। तो आज हम एसएससी MTS एग्जाम का फुल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एसएससी MTS एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेकर एकदम सिलेक्शन तक जो जो स्टेजेस होता है, जो जो प्रोसेस होता है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के द्वारा। एक एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत सारे स्टेजेस में से क्रॉस करना पड़ता है एंड एस्पिरेंट को इस दौरान बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे डाउट उनके मन में रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एकदम शुरू से लेके एकदम सिलेक्शन तक जितना भी प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं जिसका आंसर आपके पास नहीं होता है, बट एकमात्र एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ही आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये वीडियो का स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं हर एक डिटेल्स, हर एक प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह जाएगा। तो पहले डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, सेकेंड में आपका टीयर 1 एग्जाम, थर्ड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड सिक्स्थ सिलेक्शन प्रोसीड्योर। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरा डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको पहले कोई भी वेब ब्राउजर में ssc.nic.in टाइप करके सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद एसएससी का पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10th का रोल नंबर एक्सेट्रा कुछ चीजें वहाँ पे मांगते हैं, बहुत ही जनरल डिटेल्स है। वहाँ पे वो डिटेल्स फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपके नाम का एक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके द्वारा इसके बाद आप जितना भी एसएससी का एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सेम रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब आप कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करोगे, वेदर इट इज MTS, CHSL, CGL, CPO, आपको सिर्फ वहाँ पे सेंटर चूज करना पड़ता है, फोटो अपलोड करना पड़ता है एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। ये छोटा मोटा कुछ पॉइंट्स ब्लैंक्स रहता है वहाँ पे जो फिल करना पड़ता है। मोस्टली आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ही फिल कर देते हो। तो MTS में एक एक्स्ट्रा चीज आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फिल करना पड़ता है, वो है स्टेट प्रेफरेंस। MTS में आपके पास स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं, एकदम पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कौन से स्टेट में नौकरी करना चाहते हो उसका एक प्रेफरेंसेस आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलता है तब कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होता है एसएससी के वेबसाइट में। तो इसलिए आपको ये समझने में प्रॉब्लम होता है कि कौन से स्टेट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको इस टाइम ही पूरा स्टेट प्रेफरेंस देना पड़ता है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये कि ये जो आप स्टेट प्रेफरेंस फिल करोगे यही आपका फाइनल स्टेट प्रेफरेंसेस होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम ये प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं या एसेट्रा एसेट्रा, बट क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आप जो स्टेट प्रेफरेंसेस देते हो वही फाइनल होता है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे MTS के लिए फॉर्म फिल करोगे बहुत ही सोच समझ के वो स्टेट प्रेफरेंसेस फिल करना। स्टेट प्रेफरेंसेस का यही मतलब होता है कि जो जो स्टेट्स आप एक के बाद एक देते जाओगे, फिल करते जाओगे, उस हर एक स्टेट का आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। जिस स्टेट का कट ऑफ आप फर्स्ट क्लियर करोगे आपके प्रेफरेंस में से, उस स्टेट में ही आपका सिलेक्शन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे करके आपने फिल किया, ठीक है, बट आपका जो टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है वो पहले वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए, कर्नाटका का नहीं कर पाए, तमिलनाडु का भी नहीं कर पाए, बट महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो आपने क्लियर कर लिया। मतलब महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है उससे ज्यादा है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। देन आपका क्या होगा, आपने जो फोर्थ स्टेट चूज किया था दैट इज महाराष्ट्र, वहां पे आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए स्टेट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से फिल करना। और एक बात, एसएससी का कोई भी फॉर्म लगभग 1 महीना टाइम रहता है फॉर्म फिलअप का।
1 महीना टाइम स्पेन वो लोग देते हैं, बट जब भी एसएससी का फॉर्म निकलता है तभी फास्ट आपको वो फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत रश होता है लास्ट एंड टाइम में, बहुत लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम होता है साइट पे। इसलिए जब भी फॉर्म फिलअप शुरू हो तभी आपको फॉर्म फिल जल्दी से कर लेनी चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फॉर्म फिल के दौरान बहुत सारे लोगों को छोटा मोटा गलतियां हो जाता है, जैसे कि उनको 10th का एडमिट में जो रोल नंबर है वो आपने गलत कर दिया, कुछ भी आपने गलत कर दिया है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर ऐसे कुछ छोटा मोटा गलती हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप रीजनल ऑफिस में ये जाके उनको बोलो तो ये मैनेज हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है रीजनल ऑफिस के ऊपर। मैं ये ईस्टर्न रीजन के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, बट ये रीजनल ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैनेज हो सकता है कि नहीं। बट जो गलती आप लोग करते हो वो है कि और एक रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेते हो, वो सेम जो फॉर्म फिल ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन आईडी से आपने किया है वही दूसरे एक रजिस्ट्रेशन आईडी से आप वो सेम फॉर्म फिल करते हो। इससे क्या होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक बार फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपको दिखाई देता है कि आपने कोई भी गलती कर दिया है तो दोबारा वो फॉर्म नहीं फिल करना, क्योंकि दोबारा फॉर्म फिल करने से ये श्योर है कि आप वो एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके सेम नाम के, सेम डेट ऑफ बर्थ के, सेम फादर एंड मदर के नेम का रजिस्ट्रेशन आईडी से आप ऑलरेडी एक बार फॉर्म फिल कर चुके हो। इसलिए आप सेकंड टाइम जब भी आप वो सेम डिटेल्स के साथ फॉर्म फिल करोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया। ये ध्यान में रखना, अगर एक बार फॉर्म फिल करने से आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोबारा फॉर्म फिल मत करना, आप एग्जाम देते जाओ। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो हो भी सकता है कि वो मैनेज हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। अब आते हैं सेकंड आपका टीयर 1 का एग्जाम में। तो टीयर 1 का एग्जाम का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपका मॉक टेस्ट। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान मॉक टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें हमारे जो खामियां हैं, जो गलती है वो हमें दिखाई देता है, हमारा प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपटीशन में किस पोजीशन में हम लोग खड़े हैं, वो सब मॉक टेस्ट से ही डिटरमाइन होता है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक के एक ही पास के अंदर एसएससी का हर एक एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होता है। एक टेस्ट सीरीज के अंदर ही चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सभी मिल जाता है। 400 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए 27,000 से भी ज्यादा टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 5,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाता है। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है इसका एनालिसिस। एग्जाम के बाद एस्पिरेंट को टेक्स्ट बुक जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है वो एस्पिरेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही नॉलेजेबल होता है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस रहता है, जिससे एक एस्पिरेंट को बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकता है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदना है तो आप टेक्स्ट बुक के पास ले सकते हो, क्योंकि वो एक ही पास के अंदर सिर्फ एसएससी नहीं, अगर आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो उसका भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एक ही पास के अंदर। टेक्स्ट बुक का ये पास 399 में मिल जाता है एक साल के लिए, बट SSCIN ये कूपन कोड डालने से आपको 399 का पास 280 में मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक से जुड़े हर एक इम्पोर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आते हैं आपका टीयर 1 एग्जाम के डिटेल में। तो टीयर 1 एग्जाम आपका होता है 90 मिनट्स का, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। Each question contains 1 mark। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4। दैट मीन्स अगर आप कोई भी आंसर इनकरेक्ट करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। दैट इज आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में टोटल चारों सेक्शन में इक्वली डिवाइड होता है। हर एक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। जो 4 सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। ये जो चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक में से 25 करके क्वेश्चन रहता है। ये हर एक सेक्शन से रिगार्डिंग मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है, तो स्ट्रेटेजी एक प्लेलिस्ट है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस टीयर 1 का ये एग्जाम लगभग 10 से 15 दिन तक ये एग्जाम चलता है। हर दिन 3 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लेवल का एग्जाम होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये एग्जाम देते हैं। तो आपके ये एग्जाम पूरा खत्म होने के बाद लगभग 10 दिन के अंदर अंदर
एसएससी उसके वेबसाइट पे आंसर की अपलोड करता है। वो आंसर की आप डाउनलोड करके आप अपना जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो कैलकुलेट कर सकते हो एंड वहां से आपको अपना रॉ स्कोर मालूम पड़ जाएगा। एसएससी एमटीएस टीयर 1 एग्जाम होने के लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये जो टाइम स्पैन मैंने बताया 2 से 2.5 महीने, ये मैं जनरली एसएससी जितना टाइम लगाता है उसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। इससे कम टाइम में भी वो रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने के बाद आपका टीयर 1 का रिजल्ट आता है, जिसमें आपको आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल जाता है। पहले क्या होता है, पहले आपका टीयर 1 का लिस्ट डिक्लेयर होता है। वो लिस्ट में आपका अपना नाम सर्च करके देखना पड़ता है। ठीक है, एक बार टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्टेटमेंट भी एसएससी अपलोड कर देता है। टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आता है टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। यहाँ पे एक बात बोलना जरूरी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद तैयारी करेंगे, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट टीयर 1 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत ही कम टाइम बचता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लगभग 15 या 20 डेज ही बचता है। ये भी मैं जनरली बोल रही हूँ, जनरली ऐसा टाइम रहता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। इससे ज़्यादा टाइम भी आपको मिल सकता है, क्योंकि राइट नाउ ड्यू टू कोविड टाइमिंग का कुछ भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ये जनरली जो होता है उसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना ही है तो आपको टीयर 1 के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ही आपका अच्छा स्कोर है, रॉ स्कोर, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे भी आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका इस एग्जाम में ना हो तो आप नेक्स्ट एग्जाम तो डेफिनेटली क्रैक करोगे ना, तो इसलिए आपको तैयारी कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो टीयर 1 का एग्जाम होने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद आपको नई तरीके से शुरू करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। दैट मीन्स आपका जो एग्जाम का जो मार्क्स आपको मिलेगा वो आपके फाइनल मार्क्स के साथ ऐड नहीं होगा। ये एग्जाम होता है 30 मिनट्स का एंड 50 मार्क्स का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे जाता है 5 एसे राइटिंग एंड 5 लेटर राइटिंग। टोटल 10 राइटिंग दिया जाता है, जिसमें से आपको एक लिखना पड़ता है। 5 एसे राइटिंग एंड 5 लेटर राइटिंग में से कोई भी एक एसे और कोई भी एक लेटर आप लिख सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा। ये एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो जनरली एक ही दिन में कंडक्ट करा जाता है एंड ये एग्जाम आप 22 लैंग्वेजेस में दे सकते हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है, उस 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हो। ये सभी लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, तो इन लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम। इसके भी लगभग 2-2.5 महीने बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है। दैट मीन्स आप आफ्टर टीयर 2 आप अभी भी कंपटीशन में हो कि नहीं, उसका लिस्ट डिक्लेयर होता है एंड लिस्ट डिक्लेयर होने के 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपका फिर से एक फाइनल स्टेटमेंट आता है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का मार्क्स मेंशन्ड रहता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद आते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अगर आपको टीयर 2 के बाद भी लिस्ट में नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो एंड देन आप जिस रीजन से आपने एग्जाम दिया है उस रीजन का ही रीजनल एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है वो आपको मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो वहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड और एक बार मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जो स्टेट प्रेफरेंसेस आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फिल कर दिया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो ही फाइनल है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप फाइनली एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड हो चुके हो। उस दिन आपके लाइफ में बहुत ही एक खुशी का दिन होगा, क्योंकि इतने महीनों से आप इस दिन का ही इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो
एक बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, दैट मीन्स यू आर फाइनली सिलेक्टेड, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर शुरू होता है। तो जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, वहां पे मेंशन होगा कि आप कौन से स्टेट में अलॉटेड हो चुके हो, एंड उसके बाद उसके भी 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आपका फाइनल मार्क स्टेटमेंट आ जाता है, जहां पे लिखा होता है कि आप कौन से स्टेट में सिलेक्टेड हुए हो। ठीक है, बट तभी आपको ये मालूम नहीं होता है कि आप उस स्टेट का कौन से डिपार्टमेंट में आप सिलेक्टेड हुए हो। ठीक है, तो ये फाइनली सिलेक्टेड हो जाने के बाद, मतलब फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, अब क्या होता है, आपका जो डॉजियर है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप देखोगे आपके हर एक कैंडिडेट के नाम का, हर एक एस्पिरेंट के नाम का एक अलग से फाइल होता है, उसमें उनका सभी डिटेल्स होता है। तो ये डॉजियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अब वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ये प्रोसेस को एक्सपेडिटाइट करेंगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है कि आफ्टर डिक्लेयरिंग फाइनल रिजल्ट कितना टाइम लगेगा फाइनली ज्वाइन करने में। मिनिमम आपका 4 to 5 months लगता ही है फाइनल ज्वाइनिंग आने में। ठीक है, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, डिपार्टमेंट वाइज ये टाइम वेरी कर सकता है। तो फाइनल ज्वाइनिंग में आपको क्या होता है कि आपके घर पे एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाता है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि वहां पे आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप विलिंग हो कि नहीं ये जॉब करने में। ठीक है, वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपको 2 चीजें मिलता है मेनली, एक अटेस्टेशन फॉर्म और एक आपका मेडिकल फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको बहुत सारा ब्लैंक्स फिल करना पड़ता है, गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन कराना पड़ते हैं। एंड मेडिकल फॉर्म में आपको क्या करना होता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ है वहां से आपको अपना मेडिकल कराना पड़ता है। मेडिकल प्रोसेस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आपको मिल जाएगा आई बटन में, कि कैसे आपका मेडिकल होता है एंड क्या क्या टेस्ट आपको कराना पड़ता है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म, ये सब जो प्रोसीड्यूर है ये आपका फिल हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद 2 तरह से इसका नेक्स्ट प्रोसीड्यूर होता है। एक होता है आपको खुद जाके उस डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, खुद जाके अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म लेके जाना पड़ता है, वहां पे आपका अपना वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन मतलब आपको फिर से वो डिपार्टमेंट आपका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो वेरीफाई करते हैं। एक ऐसे होता है। सेकेंड और एक होता है कि वो जो मेडिकल एंड अटेस्टेशन फॉर्म है वो आप स्पीड पोस्ट करके डिपार्टमेंट में भेज दोगे। जब आपके घर में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपको खुद डिपार्टमेंट में जाकर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या स्पीड पोस्ट के द्वारा वो सब फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। जो लिखा रहता है वही आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा वहां पे भेज देते हो, मतलब अगर लिखा होता है कि स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है, वहां पे फॉर्म जाने के बाद वो लोग सब कुछ चेक करने के बाद वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर मतलब आपके पास, आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर मतलब आप विलिंग हो नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, ये आप ऑलरेडी बोल चुके हो। इसके बाद आपके पास ऑर्डर आएगा कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप वहां खुद जाके रिप्रेजेंट करते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो अपना, तो भी सेम प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप घर चले आओगे, उसके बाद उनका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होने के बाद वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके घर पे भेजेंगे एंड उसके बाद एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब आपके घर में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। एक बार आपके घर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाए उसके बाद तो और कोई वेट करना ही नहीं है, जल्द से जल्द आपको जाके ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फुल प्रोसेस एसएससी एमटीएस का, फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप टू सिलेक्शन। तो ये प्रोसेस एलेबोरेट करने के दौरान अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस करती हूँ तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन्ड कमेंट में डाल दूंगी, वो आप एक बार चेक कर लेना। सो दैट्स ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए कि जल्द से जल्द आपके घर में भी एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू।